अगला टॉपिक है अपना काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल शुरू करते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब आपको पता है क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल का सीधा सीधा सिंपल मतलब होता है, आपको बस इतनी डेफिनेशन याद रखनी है। क्वाड्रिलेटरल इज ए पॉलीगन ऑफ साइड्स 4। 4 साइड्स अगर किसी भी पॉलीगन में है तो वो क्वाड्रिलेटरल है। जैसे कोई भी मैं अगर पॉलीगन बनाऊं, 4 साइड है, क्वाड्रिलेटरल है। ये भी क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि 4 साइड है, 1 2 3 4। ये भी 4 साइड का है तो ये भी क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल आपको समझ में आ गया। अब अपन काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, मतलब जैसे कि हर क्वाड्रिलेटरल में कुछ कुछ प्रॉपर्टी डाल दो आप। कोई साइड इक्वल कर दो, कोई एंगल इक्वल कर दो, कोई ऑपोजिट साइड्स को आप पैरेलल कर दो। जैसे कि मैं एक क्वाड्रिलेटरल बनाता हूँ। पहला क्वाड्रिलेटरल है अपना ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम की क्या डेफिनेशन होती है? ट्रेपेजियम इज ए quadrilateral with one pair of parallel lines। ठीक है, एक पैर होना चाहिए पैरेलल लाइंस का। तो जैसे कि पैरेलल लाइंस क्या होती है? ये पैरेलल लाइंस होती है, ये पैरेलल ये इसको अपन वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस बोलेंगे। जैसे कि ये पैरेलल लाइंस होगी, ये वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है। तो मैं एक क्वाड्रिलेटरल बनाता हूँ जिसमें सिर्फ एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस होगा। ठीक है, जैसे कि ये देखो, इसमें मैं ये एरो कर रहा हूँ। इस एरो का मतलब है ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। एक और एग्जांपल लेते हैं ट्रेपेजियम का। इसमें ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये और ये पैरेलल नहीं है, ये और ये पैरेलल नहीं है। तो ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है तो हम उसको ट्रेपेजियम बोलेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये और ये पैरेलल नहीं है। ये देखो आप, इसमें ये लाइन और ये लाइन पैरेलल नहीं है, इनमें हो सकती है लेकिन इसमें ये लाइन पैरेलल है। ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, तो हम उसको क्या बोलेंगे? ट्रेपेजियम। ठीक है, तो अब जैसे मैं कुछ और एग्जांपल बनाता हूँ। जैसे कि ये, इसमें ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, तो बताओ क्या ये ट्रेपेजियम होगा? ये ट्रेपेजियम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें तो 5 साइड है, 1 2 3 4 5, और 5 साइड का तो क्वाड्रिलेटरल ही नहीं होता। तो ये क्वाड्रिलेटरल ही नहीं है तो ट्रेपेजियम कैसे होगा? क्योंकि ट्रेपेजियम होने के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि वो एक क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए विद अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। तो ये तो क्वाड्रिलेटरल ही नहीं है, ये तो 5 साइड का, ये तो पेंटागन बन गया। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। तो इसमें कोई भी पैर ऑफ पैरेलल है, कोई भी लाइन किसी के भी पैरेलल है, ना ये इसके पैरेलल है ना ये इसके पैरेलल है। ठीक है, तो ट्रेपेजियम में क्या डेफिनेशन है? कोई भी एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस होनी चाहिए। ठीक है, तो हम उसको ट्रेपेजियम बोलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अपना पहला काइंड हो गया ट्रेपेजियम। ठीक है, दूसरा काइंड देखते हैं। दूसरा है काइट। तो काइट से आपको जैसे मतलब पता है पतंग, आपने पतंग उड़ाई होगी, मतलब मकर संक्रांति में अपने ये फंक्शन आता है, अपन पतंग उड़ाते हैं उसमें। ठीक है, तो पतंग का डायग्राम कैसा होता है? देखो, काइट एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कि उसकी डेफिनेशन देखो पहले। टू डिस्टिंक्ट कॉन्सेक्यूटिव पेयर ऑफ इक्वल लाइंस। कॉन्सेक्यूटिव पेयर क्या होता है? जैसे कि ये और ये लाइन, ये कॉन्सेक्यूटिव पेयर हो गया, इसके लाइन और फिर इसके अगली लाइन, ये कॉन्सेक्यूटिव पेयर हो गया, ये लाइन और इसके अगली लाइन, ये कॉन्सेक्यूटिव पेयर हो गया, ये और ये भी कॉन्सेक्यूटिव पेयर हो सकता है, ये और ये भी कॉन्सेक्यूटिव पेयर हो सकता है। कंटिन्यूअसली आप 2 लाइन सेलेक्ट करो, साइक्लिक घूमो या एंटी साइक्लिक घूमो, और कोई भी 2 लाइन को आप सेलेक्ट करोगे तो उसको हम कॉन्सेक्यूटिव पेयर बोलेंगे। तो इसमें ये क्या कह रहा है? कॉन्सेक्यूटिव पेयर ऑफ इक्वल लेंथ, और वो भी 2 डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब क्या है? अलग होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, इसको मैं बोल दूं 5 सेंटीमीटर और इसको भी बोल दिया मैंने 5 सेंटीमीटर, इसको मैंने बोल दिया 8 सेंटीमीटर और ये लेंथ भी 8 सेंटीमीटर। तो एक ये कॉन्सेक्यूटिव पेयर बन गया ऑफ इक्वल लेंथ, और एक ये कॉन्सेक्यूटिव पेयर बन गया
ऑफ इक्वल लेंथ और दोनों अलग अलग है, टू डिस्टिंक्ट अलग होने चाहिए। ऐसा नहीं कि ये 5 5 और ये भी 5 और 5 हो गया, तो वो कॉन्जिक्यूटिव पेयर ऑफ इक्वल लेंथ तो है लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं है, अलग नहीं है, ठीक है। तो ये अपने काइट की डेफिनेशन होगी। एक दो और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैं बना देता हूँ, अगर इसकी लेंथ 4, इसकी लेंथ 4 और इसकी लेंथ 5, ठीक है। तो इसको आप ऐसे डिनोट कर सकते हो, ये एक एरो इस पे और ये लाइन इस पे एरो। तो इसका मतलब जहां इस एक सिंगल लाइन का मतलब ये है कि पॉलीगन में कहीं पे भी आपको सिंगल लाइन दिखी, मतलब वो सारी लेंथ इक्वल साइड की है। तो इस पे दो है, दो निशान है और इस पे भी दो एरो कर रखे मैंने, तो इसका मतलब ये दोनों साइड इनकी इक्वल लेंथ है, ठीक है। तो ये काइट हो गया आपने, ठीक है। काइट भी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें टू डिस्टिंक्ट कॉन्सेक्यूटिव पेयर ऑफ इक्वल लेंथ होनी चाहिए। कुछ और एग्जांपल्स दे सकते हैं अपन। तो अब मैं अगर इसमें इसको और इसको इक्वल कर दूं और इनको इक्वल कर दिया, जैसे ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, ये 12 हो गया, ये 12 हो गया, ठीक है। तो कॉन्सेक्यूटिव पेयर ऑफ इक्वल लेंथ, ये कॉन्सेक्यूटिव पेयर ऑफ इक्वल लेंथ है और ये भी एक कॉन्सेक्यूटिव पेयर ऑफ इक्वल लेंथ है। तो दो कॉन्सेक्यूटिव पेयर ऑफ इक्वल लेंथ है और दोनों डिस्टिंक्ट है, दोनों अलग है। ये तो है अपना 5 वाला कॉन्सेक्यूटिव पेयर, ये है अपना 12 वाला कॉन्सेक्यूटिव पेयर ऑफ इक्वल लेंथ, दोनों अलग अलग होने चाहिए। ये 5 5 का हो गया, तो ये 4 4 का हो सकता है, 3 3 का, 2 2 का, 1 1 का, 6 का, 7 का, ये दोनों 7 7 हो सकते हैं, 8 8, लेकिन ये 5 5 नहीं हो सकते, क्योंकि फिर क्या होगा ना, ये डिस्टिंक्ट नहीं होगा। डिस्टिंक्ट मतलब अलग होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये अपना काइट हो गया। काइट के बाद अब अपन पढ़ेंगे पैरेललोग्राम, ठीक है। तो जैसे इसके नाम में ही आपको पैरेलल वर्ड छुपा हुआ दिख रहा है, तो ये जो अपना पैरेललोग्राम का लेना देना पैरेलल लाइन से ही कुछ लेना देना होगा इसका, ठीक है। पैरेललोग्राम, ठीक है। तो अपन देखते हैं पैरेललोग्राम क्या होता है। तो पैरेललोग्राम भी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर क्या होगा, इसकी डेफिनेशन सिंपल डेफिनेशन है, 3 4 वर्ड की। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो उसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। एग्जांपल देखिए, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल। तो इस पैरेलल लाइन को डिनोट करने का तरीका क्या होता है, मैंने एक इस पे एरो लगा दिया, इस पे ऐसा एरो लगा दिया, ठीक है। तो ये दोनों लाइन का डायरेक्शन ये बता रहा है, ये भी है, तो दोनों का सेम डायरेक्शन है। तो ये पैरेलल लाइंस डिनोट करने का तरीका है, ठीक है। और इसको भी पैरेलल कर देते हैं, ठीक है। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये देखेंगे ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसकी ऑपोजिट ये साइड दोनों पैरेलल, इसकी ऑपोजिट साइड ये दोनों पैरेलल होनी चाहिए, इसकी ऑपोजिट ये वाली, इसकी ऑपोजिट ये वाली। तो ऑपोजिट साइड्स इसमें पैरेलल है, ये ऑपोजिट ये और ये पैरेलल है, उसी तरीके से ये आमने सामने वाली पैरेलल है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं पैरेललोग्राम का। ऑपोजिट साइड्स ये और ये पैरेलल है, दोनों दोनों सीधी है, दोनों पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है। पैरेलल लाइंस का क्या मतलब होता है आपको पता है ना, कोई भी ऐसी दो लाइन जिनके बीच में कांस्टेंट डिफरेंस हो और उनको कितना ही आप आगे बढ़ा दो वो ना तो जुड़ेगी ना ही डाइवर्ज होगी, ना ही कन्वर्ज होगी, ना ही डाइवर्ज होगी। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल बता रहा हूं, ये लाइन पैरेलल नहीं है क्योंकि इनको आप जब आगे बढ़ाओगे ना ऐसे धीरे धीरे और इसको आगे बढ़ोगे तो ये दे विल मीट एट सम पॉइंट, दे विल कन्वर्ज एट दिस पॉइंट, कन्वर्ज कर जाएगी और फिर इसके आगे वो डाइवर्ज करेगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, अब इनको आप आगे बढ़ाते रहो तो ये कभी नहीं मिलेगी, ये डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन इनको इधर से आप जब बढ़ाओगे तो दे विल मीट एट दिस पॉइंट। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, इनको रहने देते हैं, इनको मिटाते नहीं है अपन, ठीक है। अब मैं एक ऐसी लाइन बनाऊंगा जिनके बीच में डिफरेंस सेम होगा। अब जैसे देखो इसमें डिफरेंस मान लो यहाँ पे कितना है 6 सेंटीमीटर, फिर यहाँ गए तो डिफरेंस चलो 5 सेंटीमीटर का ही रह गया। अब यहाँ पे डिफरेंस कितना है 4 का, यहाँ पे डिफरेंस 2 का, यहाँ पे 1 का, यहाँ पे डिफरेंस क्या है 0 हो गया, बिल्कुल डिफरेंस नहीं है दोनों लाइन के बीच में। लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 0 हो गया। इसे यहाँ पे कितना है डिफरेंस 7 सेंटीमीटर है, फिर ये मान लो 6 सेंटीमीटर वाइड है यहाँ पे,
इसी तरीके से चले तो 5 4 3, तो यहाँ पे डिस्टेंस उनके बीच में 0 रहेगा। जो पैरेलल लाइंस होती है उनके अंदर पैरेलल है क्या, ये थोड़ा सा देख लेना है, मतलब ऐसे पैरेलल है, इसका मतलब क्या हुआ कि इनके बीच में यहाँ का जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर है, यहाँ का जो डिस्टेंस है वो भी 6 सेंटीमीटर, यहाँ का जो डिस्टेंस है वो भी 6 सेंटीमीटर, यहाँ का जो डिस्टेंस है वो भी 6 सेंटीमीटर, और उसको आप कितने आगे बढ़ा लो, ऐसे ऐसे ऐसे, दूसरे पेन से बताता हूँ मैं आपको, ऐसे आप कितने आगे एक्सटेंड कर लो, उनके बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वो हमेशा 6 का ही रहेगा। ये डिस्टेंस 6 का है, 6, ठीक है। इधर भी आप एक्सटेंड कर लो उसको, ये डिस्टेंस 6 का है। सीधी सीधी लाइन चलती जाएगी ऐसे, सीधी 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 सीधी, तो ये पैरेलल लाइंस होती है, ठीक है। तो अब पैरेललोग्राम में अपन को इसके कुछ कंसेप्ट पढ़ने हैं। तो इसके कुछ कंसेप्ट पढ़ने से पहले अपन एक ट्रांसवर्सल लाइन का कंसेप्ट होता था अपने 6th-7th क्लास में, तो वो अपन ने पढ़ा है, तो उसका अपन थोड़ा सा एक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, कोई भी दो पैरेलल लाइन लो आप, और उनको अगर कोई ट्रांसवर्सल कोई लाइन अगर काट रही है दोनों पैरेलल लाइन को, तो उसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर अलग अलग एंगल्स होते हैं, जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल होता है, इंटीरियर एंगल्स होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, उनकी क्या डेफिनेशन होती है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक एंगल बनाऊँ, इसको कह दिया मैंने 1, यहाँ पे एंगल है 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ठीक है। तो अब सबसे पहले अपन करस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में पढ़ते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, ठीक है। CORROS PONE, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब ये एंगल जैसा जिस पोजीशन पे ये एंगल यहाँ पर है, उसी पोजीशन पे यहाँ पे वो कौन सा एंगल है, तो वो साफ दिख रहा है कि जहां पे वहां 2 बैठा है उसके हिसाब से तो यहाँ पे वो इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो ये एंगल भी 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल हुआ है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि करस्पॉन्डिंग एंगल जो भी होंगे ना वो इक्वल होंगे। तो 2 का करस्पॉन्डिंग, 2 का मिलता जुलता कौन सा है, वो इस पोजीशन में बैठेगा। 3 का है नीचे, 2 के जस्ट नीचे, तो ये 3 हो गया, ये वाला ये 4 हो गया, ये 1। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है ना, जैसे 1 का करस्पॉन्डिंग 1 का 1 ये वाला एंगल, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर मैं आपको कह दूं कि ये एंगल है 100 डिग्री, तो एंगल ये भी 100 ही होगा, ठीक है। और अगर ये 100 और अगर इसको कह दूं मैं 50, तो ये एंगल भी कितना होगा, 50 डिग्री होगा, क्योंकि ये इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। तो दूसरी चीज आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये अपनी पैरेलल लाइंस थी, ये अपनी ट्रांसवर्सल है, ठीक है। इंटीरियर एंगल्स के बारे में बोलते हैं। ये एंगल और ये एंगल इंटीरियर एंगल है, ठीक है। देखो इसको मैंने बोल दिया x और इसको मैंने बोल दिया y, ठीक है। ध्यान से देखना, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे कौन सा होगा, इसका करस्पॉन्डिंग तो यहाँ पे ये एंगल होगा, तो ये एंगल कितना है, x। अब आप ध्यान से देखो ये पूरा एंगल कितना बन रहा है, x प्लस y बन रहा है। लेकिन मुझे पता है कि ये पूरा एंगल, ये तो स्ट्रेट एंगल है, पूरा सीधी लाइन पे बन रहा है, तो ये तो 180 डिग्री होगा। तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से क्या निकल गया, ये जो एंगल है x और ये y, इनका सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप इस तरफ भी देख सकते हो। अगर मान लो मैंने इधर बना दिया, ये एंगल अगर a है और ये एंगल अगर b है, तो a प्लस b भी 180 डिग्री होंगे। क्यों, क्योंकि ये भी इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है। आप इसको इस तरीके से लिखना समझ सकते हो, देखो ये a है तो ये कितना होगा a, और यहां से आ गया a प्लस b 180 डिग्री। तो ये भी अपन लिख सकते हैं a प्लस b इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखते हैं। एक तो करस्पॉन्डिंग एंगल का कंसेप्ट समझ में आ गया, दूसरा है इंटीरियर एंगल्स।
तो ये पहला कंसेप्ट हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल्स का, इंटीरियर एंगल्स का समझ में आ गया है। अब अपन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, देखो ये और ये हो गए इंटीरियर, लेकिन मैं अगर एक्स और बी का कंपैरिजन करूं या एक्स और बी में रिलेशनशिप निकालना चाहूं तो इनमें क्या आएगा, एक्स का बी यहाँ पे क्या है इंटीरियर एंगल, लेकिन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरीके से एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हुआ, वाई हुआ। इसको किसी भी डायग्राम में आपको जब पकड़ना होगा फटाफट यार ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, तो आप हमेशा ध्यान रखो जहां पे भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा ना, ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा जेड का, या फिर ऐसा समझो जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूँ तो जेड का बन रहा है, ये ऐसे चला, ये ऐसे गया, ये जेड बन गया अपना, ये जेड, ये जेड दिख रहा है, ये जेड बन रहा है। तो जेड के जो कॉर्नर्स में जो एंगल आया ना, एक तो ये ए और ये वाई, इन्हें कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ए इज इक्वल टू वाई। और सेम ये यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे भी एक जेड बन रहा है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे क्योंकि ये एक्स और वाई क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। कैसे, यहां पे भी देखो ये एक जेड बन रहा है, ऐसे लाओ, ऐसा जेड भी जब कभी बने तो उनके इंटीरियर्स में जो एंगल बनेगा वो एंगल इक्वल होता है। तो कभी भी किसी भी दो पैरेलल लाइन में आपको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल पहचानना हो तो उसकी ये पहचान होती है, ठीक है। तो तीन अपन ने समझ लिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, इंटीरियर एंगल्स उनका सम 180 डिग्री होता है, जैसे कि x प्लस वाई 180, ये एंगल 180 होगा, ये प्लस ये 180 होगा, ठीक है। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो इस तरीके का कभी डायग्राम मिलेगा तो इन सब एंगल्स को समझने के लिए क्या है ना, ये अपने पैरेललोग्राम को समझने में बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा रिवीजन कराएं। तो अपन अब पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 1, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी कहती है कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये शॉर्ट फॉर्म है ना पैरेललोग्राम की, मैं ऐसे लिखूंगा जल्दी जल्दी लिखने के लिए, पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। तो एक अपन डायग्राम से समझते हैं इसको। तो ये अपना पैरेललोग्राम है, ए बी सी और डी, ठीक है। ये पहली प्रॉपर्टी कहती है ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये इसकी ऑपोजिट साइड है, ए बी की ऑपोजिट साइड क्या है, डी सी, और एडी की ऑपोजिट साइड है बी सी। तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि इनकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो चलो प्रूफ करके दिखाते हैं आपको कि कैसे इनकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने एक डायगोनल ड्रॉ किया, ठीक है। तो अब आपको दिख रहा होगा कि एक ट्रायंगल यहां बन गया, एक ट्रायंगल नीचे वाला बन गया। अब मुझे एक जेड दिख रहा है, कौन सा जेड, ये वाला जेड, ये दिख रहा है ना जेड, ऐसे करके। और जेड के जो अंदर वाले जो एंगल्स होते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। इसी तरीके से जो उल्टा जेड बना है उसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ठीक है। इनको नाम दे देते हैं अपन, जैसे इसको मैंने बोल दिया x, तो ये भी क्या हो गया x, ठीक है। और ये हो गया y और ये भी y, ठीक है। अब देखो अपन ने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना सीखा था 7th क्लास में, ठीक है। तो अपने पास ये दो ट्राइंगल है, ठीक है। इनमें ये एक एंगल मुझे इसके इक्वल दिख रहा है और ये एंगल मुझे इसके इक्वल दिख रहा है, ठीक है। और ये साइड दोनों की कॉमन है।
तो यहां से ये दिख रहा है कि एंगल साइड एंगल इज इक्वल टू एंगल साइड एंगल, ठीक है। ये एंगल इसका एंगल एंगल इक्वल, ये साइड दोनों की कॉमन और ये एंगल इक्वल। तो अपन ए की प्रॉपर्टी यूज करके ये कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DCB। इसको ऐसे नहीं लिखेंगे DCB को, ए का कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे रहेगा, ए का रहेगा C और D का रहेगा B, C का रहेगा सॉरी यहाँ पे आएगा ADB। ट्राइंगल ADB इज इक्वल टू CBD, ठीक है। तो हर वर्टेक्स उनका कोरस्पॉन्डिंग लिखना पड़ता है, A का C। तो जैसे अब DB लाइन BD के इक्वल होगी, DB लाइन BD के इक्वल है, AD लाइन इज इक्वल टू CB, AD लाइन इज इक्वल टू CB, ठीक है, आ गया ना। AB इज इक्वल टू DC, AB इज इक्वल टू CD लाइन इसके इक्वल है। तो यहां से अपन को ये पता चलता है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है और उससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि AB इज इक्वल टू, ये जो लाइन है AB तो हम यहां से ये लिख सकते हैं कि AB लाइन इज इक्वल टू CD, ठीक है। AB लाइन CD की इक्वल होगी, तो एक तो अपन ने अपोजिट साइड इक्वल प्रूव कर दी, दूसरी देखते हैं AD की इक्वल क्या होगा, AD इज इक्वल टू CB। तो यहां से अपन ये भी लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू CB। तो ये प्रूव हो गया कि किसी भी पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। कैसे? उनका दोनों के ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो उनको, और फिर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो क्या हो गया, दोनों के दोनों ट्रायंगल सेम है, उनके हर एक चीज कॉरेस्पॉन्डिंग चीज है ना उनकी इक्वल है, ठीक है। तो अब अपन यहां से एक और प्रॉपर्टी कंक्लूड कर सकते हैं, वो क्या है, देखो एंगल AC के इक्वल है क्योंकि दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट है, एंगल AC के इक्वल है, ठीक है। एंगल DB के इक्वल है, एंगल DB के इक्वल है, दिख ही रहा है कि ये कितना है, एंगल D कितना है x प्लस वाई, एंगल B कितना है x प्लस वाई, दोनों इक्वल ही है। तो एंगल D इसके आगे B के इक्वल, और एंगल B किसके इक्वल है, D के इक्वल, एंगल BD के इक्वल है। तो इससे अपन को ये चीज दिखी कि उनके जो ऑपोजिट एंगल्स है A और ये C, ये दोनों इक्वल है, और ये भी एक ऑपोजिट इक्वल्स हो गए एंगल हो गए, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए, ठीक है। तो यहां से अपनी दो प्रॉपर्टी निकल के आ गई। पहली प्रॉपर्टी थी ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो उसको हम जब प्रूव कर रहे थे हमको तो ये पता चला कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके एंगल्स भी ऑपोजिट एंगल्स, एंगल ए और AC ऑपोजिट एंगल है, एंगल D और B ऑपोजिट एंगल है, वो भी दोनों इक्वल है। तो अगर ये 100 डिग्री है तो ये भी 100 डिग्री होगा, ये 50 है तो ये भी 50 होगा, अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा, ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक है। तो यहां से अपनी एक प्रॉपर्टी अपन पढ़ रहे हैं, दूसरी प्रॉपर्टी कंक्लूजन अपने आप ही आ गई कि उनके ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। मैं लिख देता हूं अभी, प्रॉपर्टी नंबर 2, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो किसी भी पैरेललोग्राम में ये साइड इक्वल है, पैरेलल तो थी ये साइड पैरेलल तो थी, अपन ने इसको इक्वल भी प्रूव कर दिया, तो ये साइड इसके इक्वल हो गई। उसी तरीके से ये एंगल इसका ऑपोजिट एंगल, ये ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। और ये ऑपोजिट एंगल इसके इक्वल होगा, ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल भी है और पैरेलल भी है, ठीक है। तो अगर ये 5 है तो ये कितनी होगी, ये 5 होगी, ये अगर 15 है तो ये भी 15 होगी, अगर ये 100 डिग्री दे रखा है तो आपको निकालना होगा कि ये कितना है, 100 डिग्री होगा, और अगर ये 100 है तो बताओ ये कितना होगा। छोटा सा एग्जांपल है, सोच के देखो कितना होगा। देखो वीडियो पॉज करके आप सोच करके देखो, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो अपन को क्लियरली दिख रहा है
कि ये एक पैरेलल लाइन है और ये भी पैरेलल लाइन, ठीक है। और ये जो लाइन है अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूं तो ये दो पैरेलल लाइन के बीच में एक लाइन कट रही है जिसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो ट्रांसवर्सल में आपको पता है करस्पॉन्डिंग एंगल, उनके इंटीरियर एंगल्स और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन को इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी यूज करनी है, जो कि क्या कहती है, इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो अगर ये 100 है तो ये एंगल, चलो इसको x मान लिया, अब हम कहेंगे 100 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। तो 100 में उधर लेके जाऊंगा, x इक्वल टू 180 माइनस 100 कितना आया, 80 डिग्री। ये आया 80 डिग्री, ठीक है। और b 80 डिग्री है, ये भी 80 डिग्री होगा, क्योंकि अपन को पता है सेकंड प्रॉपर्टी से ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 3, ये प्रॉपर्टी है एडजेसेंट एंगल्स के बारे में। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। ये स्पेलिंग देख लेना थोड़ी, ये एंगल्स है, एंगल्स को मैं ऐसे लिखता हूँ और थोड़ा और शॉर्ट में लिखता हूँ, ऐसे करके एल कर देता हूँ, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो सबसे पहले अपन समझते हैं एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं और साथ में अपन एडजेसेंट साइड्स भी समझ लेते हैं क्या होगी, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम हुआ अपना एक, तो ये हो गई ऑपोजिट साइड, ये इसकी ऑपोजिट साइड। एडजेसेंट साइड्स का मतलब एडजेसेंट, जस्ट पास में वाला। इसकी एडजेसेंट क्या होगी, जस्ट पास वाली, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। इसकी एडजेसेंट क्या होगी, ये भी हो सकती है पास वाली, ये भी हो सकती है। इसकी एडजेसेंट क्या है, ये भी है, ये भी हो सकती है, लेकिन एक ही लेनी है, एक टाइम पे एक ही लेनी है, ठीक है। इसी तरीके से एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। तो जैसे मान लो मैंने बोल दिया ये बी, ये सी, ये बी। एडजेसेंट एंगल्स ऐसे एंगल्स जो दोनों एक ही लाइन पे बने हुए हो। जैसे कि मैं बनाऊं अगर ये एंगल ए और ये एंगल डी, ये ए और डी दोनों एडी के एंड पे बने हुए हैं, ठीक है। तो इनको हम एडजेसेंट एंगल कहेंगे। तो ठीक है, एंगल ए एंड एंगल डी आर एडजेसेंट एंगल, ठीक है। मैंने एक और एंगल बनाया यहाँ पे सी। एंगल डी और एंगल सी कौन सी लाइन पे बने हुए, बीसी लाइन, एक ही लाइन पे बने हुए। तो एंगल डी एंड एंगल सी आर एडजेसेंट एंगल। मैंने एक और एंगल बनाया बी। तो मुझे ये दिख रहा है कि एंगल सी और एंगल बी एक ही लाइन पे बने हुए हैं बीसी पे। तो ये एंगल सी और एंगल बी भी, एंगल सी एंड एंगल बी, ये भी एडजेसेंट एंगल है। एंगल ए और एंगल बी भी मेरे को दिख रहा है कि ए बी पर ही बने हुए हैं, तो ये एंगल भी एडजेसेंट है। एंगल ए एंड एंगल बी आर आल्सो एडजेसेंट, ठीक है। तो अब ये प्रॉपर्टी कह रही है कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। मतलब ये कहना चाहता है कि एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमको पता है सप्लीमेंट्री एंगल्स का क्या मतलब होता है, दोनों एंगल का, एंगल ए प्लस एंगल बी, अगर ये दोनों सप्लीमेंट्री है तो इसका मतलब इन दोनों का सम 180 डिग्री है। ये प्रॉपर्टी कहना चाहती है। चलो कह तो दिया प्रॉपर्टी ने, लेकिन प्रूव कैसे करें कि एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री है। देखो धीरे धीरे देखो, समझते हैं। देखो मैं आपको कोई भी दो एडजेसेंट एंगल लेके समझाता हूं एक बार, ठीक है। बाकी के एडजेसेंट एंगल्स आप अपने होमवर्क में कीजिए उनको, कि कैसे उनको एडजेसेंट एंगल प्रूव करें। देखो मान लो ये एक पैरेलल लाइन है और ये भी पैरेलल लाइन है, ठीक है। ये ऐसे आगे बढ़ रही और ये जो बीच में से लाइन निकली है ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अब मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि एंगल ए और एंगल डी इंटीरियर एंगल्स है। इंटीरियर एंगल्स का प्रॉपर्टी अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि उनका सम 180 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको मान लूँ x और इसको मान लूँ y, तो ये हो गया x का करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये x का करस्पॉन्डिंग एंगल है तो ये भी x हो जाएगा। अब मुझे पता है, सीधा दिख रहा है x प्लस वाई लीनियर पेयर है, तो x प्लस वाई कितना हो गया, अगर मैं यहाँ लिख दूँ x प्लस वाई तो दिख ही रहा है 180 डिग्री, सीधा एंगल है। सीधी लाइन पे एंगल कितना होता है, ये अगर काट दूं तो ये प्लस ये 180 डिग्री होना है, ठीक है। तो थर्ड प्रॉपर्टी प्रूव हो गई कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो एंगल यहाँ पे लिख दूं, अगर मैं मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपन। एंगल ए डी बी सी, अगर ये आपको एंगल दिया हुआ है 70, ठीक है,
ये एंगल क्या होगा, ये एंगल क्या होगा बाद में देखेंगे, लेकिन इतना तो पता है कि इसका ऑपोजिट भी 70 होगा। ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपन ने सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी थी। ठीक है, अब ये एंगल अगर 70 है तो इसका एडजेसेंट एंगल कितना होगा, ये होगा, अगर इसको मैं मान लूँ x, तो अपन करते हैं x प्लस 70 इक्वल टू 180। तो यहाँ से x कितना आ गया 110 डिग्री, ये कितना है 110 डिग्री। अब ये 110 डिग्री आ गया तो एंगल C भी क्या आ गया 110 डिग्री। ठीक है, ये भी एंगल 110 डिग्री। ठीक है, चाहो तो स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, तो फोर्थ प्रॉपर्टी है डायगोनल्स के बारे में। प्रॉपर्टी क्या है आपको बता देता हूं, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, कैसे देखो, एक पैरेललोग्राम बनाया मैंने। ठीक है, इसका ये पहला डायगोनल बना रहा हूं मैं। ठीक है, और ये दूसरा डायगोनल। ठीक है, ए बी, ये सी और ये डी। तो अपन को देखना है कि इनके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है, ये डायगोनल इसको बाइसेक्ट कर रहा है और ये डायगोनल इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब, मैं दूसरे पेन से लिखता हूं थोड़ा, इसका मतलब ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है। ये इतनी सी जो लेंथ है ना, ये और ये इक्वल है, ये इतनी सी। और इस डायगोनल इसको भी बाइसेक्ट किया है तो ये लेंथ जो है ये और ये इक्वल है। इसका मतलब ये अगर इतनी सी बनी जो भी है और ये लेंथ दोनों बराबर होगी। अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगी, ये 7 है तो ये भी 7, और अगर ये 2 है तो ये भी 2, ये 3 है तो ये 3। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये पूरा डायगोनल इक्वल हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, हो भी सकता है, ज्यादातर केस में नहीं होता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी ये चीज कहना चाहती है, ये प्रॉपर्टी अपन को ये चीज समझा रही है। अब प्रूफ देख लेते हैं कि ये दोनों कैसे इक्वल हुए। ठीक है, देखो आप पकड़ो एक ये ट्रायंगल, और एक ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। इन दो ट्रायंगल को देखो, इनको अपन अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश करेंगे। देखो कैसे, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, प्रॉपर्टी 1 में पढ़ा है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये एंगल x है तो ये एंगल भी x है। ठीक है, ये एंगल अगर y है तो ये एंगल भी y है। तो यहां से दिख रहा है कि एंगल साइड एंगल इज इक्वल टू एंगल साइड एंगल। ठीक है, इक्वल आ रहा है, तो कौन सी प्रॉपर्टी है, एंगल साइड एंगल। इसकी प्रॉपर्टीज अपन कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए, चलो इसको मैं बोल देता हूं ओ, एंगल ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो क्या हो गए, सारे एंगल इक्वल है और उनकी सारी साइड्स इक्वल है। इस ट्राइंगल में जो भी एंगल बनेंगे वो सब इसमें भी बनेंगे, इस ट्राइंगल में जो भी साइड्स बनेगी वो सब साइड्स इसमें भी बनेगी। सेम मेजर है, एग्जैक्ट कॉपी है। एंगल ए इक्वल टू क्या होगा, एंगल सी, एंगल ए ये सी के इक्वल होगा। जैसे एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल इसमें एंगल सीओडी के इक्वल होगा, सीओडी के, ये एंगल इक्वल हो रहा है ना। और अपन देखें अगर एंगल ओ बी ए, ओ बी ए, ओ बी ए, ओ डी सी के इक्वल होगा, ओ डी सी, वाई वाई इक्वल है, हो रहा है। अपन को क्या प्रूव करना था, ये साइड और ये साइड, अपन को क्या प्रूव करना, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी। तो इसमें जहां ए ओ है वहां इसमें क्या ओ सी है। तो यहां से अपन क्या कह सकते हैं, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, ये अपना ओ है। तो ए ओ किससे इक्वल हो गया, ओ सी के इक्वल हो गया ना। ए ओ इज इक्वल टू सी ओ, एक ही बात है, ओ सी लिखो या सी ओ लिखो। दूसरा
अपन को क्या देखना था, ओबी का, ओबी किसके इक्वल है। तो देखो ओबी इसमें जहां यहाँ इसमें ओबी है वहां इसमें देखो क्या है, ओडी। तो ओबी इज इक्वल टू ओडी। ओबी क्या था, ये अपना ओबी है, और ओडी क्या है, ये अपना ओडी है। तो ये दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो डायगोनल्स इक्वल हो गए, दोनों बाइसेक्ट हो गए दोनों, ठीक है। तो ये अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी का भी प्रूफ निकल गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। तो ठीक है बच्चों, फिर अपन अब एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। गिवन ए पैरेललोग्राम ABCD, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। तो आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है और उसमें आपसे सवाल पूछ रहे हैं AD इक्वल टू क्या है, OC इक्वल टू क्या है, एंगल DCB इक्वल टू क्या है, मेजर ऑफ एंगल DAB प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA क्या है, ठीक है। तो देखो ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, DABC और ये O है, ठीक है। तो सबसे पहला इसने पूछा है कि AT इक्वल टू क्या होगा, दूसरा इसने पूछा है एंगल DCB इक्वल टू क्या होगा, तीसरा इसने पूछा है OC इक्वल टू क्या होगा, फोर्थ में इसने पूछा है मेजर ऑफ एंगल DAB प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। पैरेललोग्राम में तो अपन को इसकी चार प्रॉपर्टी याद है। पैरेललोग्राम देखते ही दिमाग में चार प्रॉपर्टी आ जानी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, दे आर सप्लीमेंट्री, एंड डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला देखते हैं AD इक्वल, भाई AD की वैल्यू क्या होगी, CB की इक्वल होगी, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो इसको क्या लिखेंगे हम, CB, ठीक है। एंगल DCB, एंगल DCB मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आपको पता है किसके इक्वल होगा, ऑपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला, तो एंगल DAB, ठीक है। OC इक्वल टू, देखो OC क्या, OC ये है OC, तो ये किसके इक्वल होगी, अब हमको पता है ये जो डायगोनल है इस डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा, तो ये OC इक्वल टू OA, ये OC OA के इक्वल होगी, ठीक है। अब इसने पूछा है मेजर ऑफ एंगल DAB प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA। DAB क्या है, DAB मतलब ये वाला एंगल, और CDA और ये वाला एंगल, ये एंगल प्लस ये एंगल का ये पूछ रहा है, तो ये दोनों एंगल तो एडजेसेंट एंगल्स है, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तीसरी प्रॉपर्टी अपने पैरेललोग्राम की, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाए, फोर्थ का 180 डिग्री, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में ना आपको कुछ पैरेललोग्राम्स दिए हुए हैं और उनके कुछ एंगल्स, एक एंगल दिया हुआ रहता है और आपको बाकी एंगल्स पूछ रहा है XYZ नाम देके। तो आइए उनको 1 बाय 1 करके देखते हैं, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है ये भी। तो जैसे पहला है, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन XYZ। तो पहला पैरेललोग्राम बनाते हैं अपन। थोड़ा सा इधर लाइए, ठीक है। ये अपन को गिवन है 100, ये Y, ये Z। एक और पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ये 50, ये Y और ये X और ये Z, ठीक है। तो एक बार ये दो क्वेश्चन देखते हैं। देखो पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट एंगल होंगे इक्वल, तो ये भी होगा 100 होगा, और पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, तो y प्लस z 180 होना चाहिए। अब y अगर 100 है तो z कितना होगा, 180 माइनस 100 कितना आ गया, 80 आ गया। या फिर आप यहाँ पे भी ऐसे देख सकते हो, अब देखो x कितना होगा, z के इक्वल होगा 80, या फिर आप इससे भी निकाल सकते हो, या फिर इससे भी निकाल सकते हो। देख लो x की वैल्यू क्या होगी, 180 माइनस 100 80 आ रहा है, फिर भी वही बात है, इससे निकाल लो x की वैल्यू क्या होगी, 180 माइनस 100 80 आ रहा है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, इसमें भी इक्वल। तो ये क्वेश्चन हो गया अपना, XYZ की वैल्यू आ गई, x 80 y 100 z 80। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 50 y x z। देखो ये 50 है तो मैं सीधा बिना देखे कुछ भी देखे अपन पहली प्रॉपर्टी ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो इसको 50 कह दिया। अब z कितना होगा भाई, ये टोटल एंगल तो मुझे पता है ये 180 डिग्री होता है।
अब अगर ये 50 है तो ये कितना होगा, इसको z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 50 कर लो, z का आंसर आ जाएगा कितना आएगा, ये 130। ठीक है, देखो z का आंसर आ गया 130, ये है 50। अब देखो यहाँ पे x कितना होगा, अब मुझे पता है 50 प्लस x 180 डिग्री हो, क्यों, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 130। ठीक है, आप z से भी निकाल सकते थे, देखो ये एक पैरेलल लाइन है और ये भी एक पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो z का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हुआ, x हुआ। जैसे ये एक पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन, तो ये जो एंगल होगा वो ये एंगल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हुआ, तो ये z है तो ये भी z होगा, तो z भी 130 आया हुआ, तो ये यहाँ से भी लिख सकते हैं अपन 130, या फिर आप 50 से निकालना चाहो तो 50 से निकाल लो, वो प्रॉपर्टी यूज कर लो कि एडजेसेंट एंगल था सप्लीमेंट्री, तो 180 माइनस 50 करोगे तो वो 130 आएगा, एक ही बात है। उधर से निकाल लो, करस्पॉन्डिंग एंगल सारे इक्वल, तो x को अपन z के इक्वल दे देंगे, और y की वैल्यू क्या होगी, y तो x के इक्वल होगा नहीं 130। एडजेसेंट एंगल्स वाली प्रॉपर्टी यूज करके भी निकाल सकते हो, y की वैल्यू 180 माइनस 50 भी लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा ये एंगल अपन को 30 डिग्री दिया हुआ है, सिर्फ इतना सा, ये 90 डिग्री है, ये z है, ये x है, ये y, अपन को x y z निकालना है। तो एक तो अपन को चीज यहाँ से क्लियर है कि ये अगर 90 डिग्री है तो x भी मेरा 90 डिग्री होगा, कैसे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा, x की वैल्यू 90 डिग्री आ गई, और x की वैल्यू अगर 90 डिग्री आ गई तो मुझे यहाँ पे ये जो ट्राइंगल दिख रहा है, ये ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो मैं ये लिख सकता हूँ x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 होना चाहिए। x की वैल्यू में निकाली 90 यहाँ रख दो, 90 प्लस वाई प्लस 30 इक्वल टू 180 डिग्री। अब 90 और 30 को उधर ले जाओ, सॉल्व करो, कितना आएगा, ये 90 माइनस 30 60 आ जाएगा, और अगर y 60 है तो z भी 60 होगा, क्यों, क्योंकि देखो ये एक z बन रहा है मेरा, तो y और z ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, ये इसकी ट्रांसवर्सल हो गई है ना। तो जैसे ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, उनमें से दोनों ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, अगर ये z है तो ये भी z होगा, है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये इक्वल टू z भी हो गया, z भी 60 हो गया, x 90 आ गया, तो आगे अपना x y z। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सिंपल क्वेश्चन है, यहीं पे देख लेते हैं। ये y है, ये x है, ये z है, ये 80 है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं आप वीडियो पॉज कीजिए, आप सोल्व कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, चलो देखो, ये 80 है तो मैं y को भी 80 बोलूंगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट एंगल सारे इक्वल। ठीक है, अब ये 80 डिग्री है तो x कितना होगा, देखो सम होना चाहिए इनका 180 डिग्री, क्योंकि एडजेसेंट एंगल है, तो x कितना आ गया 100, और x 100 आ गया तो ये भी होगा 100। अब z निकालना है, या तो आप ऐसे निकाल लो कि ये एंगल पूरा होता है 180 डिग्री, तो उसके हिसाब से x की वैल्यू 80 होनी चाहिए, क्योंकि 100 प्लस 80 180 डिग्री, या फिर आप ऐसे निकाल लो कि ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये z की वैल्यू किसी होगी, इक्वल होगी, 80 होगी। तो दोनों से इसकी हेल्प लेके निकालो या इसकी हेल्प लेके निकालो, आंसर 80 डिग्री आएगा। ठीक है, तो आगे x y z की वैल्यू, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कैन ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बी ए पैरेललोग्राम इफ एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, ए बी सी डी। अब इसने कहा एंगल डी प्लस बी 180 डिग्री, चलो इसको मैंने मान लिया x, इसको मान लिया मैंने y। तो ये कह रहा है कि x प्लस वाई आपको गिवन है 180 डिग्री, तो क्या ऐसा कोई पैरेललोग्राम पॉसिबल है जिसके ऑपोजिट एंगल्स x और y इनका सम 180 डिग्री है। चलो कंडीशन मान लेते हैं कि एक बार ये दी है। अब लेकिन अपन को पता है पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल तो इक्वल होते हैं, तो x को आप y रख दो,
तो क्या है y प्लस वाई 180 डिग्री। यहाँ से क्या है 2y इक्वल टू 180 डिग्री, तो y क्या आएगा 90 डिग्री, और यही अपना x है 90 डिग्री। तो अपना पैरेललोग्राम पॉसिबल तो है, मतलब x और y की पॉसिबल वैल्यू आ तो रही है, क्योंकि ये जब 90 डिग्री होगा तब ये भी 90 डिग्री हो सकता है, और अभी पैरेललोग्राम है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, उनका सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये एंगल कितना आएगा 180 माइनस एक्स, और इसी तरीके से ये एंगल भी कितना आएगा 180 माइनस वाई, जो कि 90 हो जाएगा ना, क्योंकि वाई की वैल्यू 90 डिग्री है। तो पॉसिबल तो है, ठीक है। अगला देखते हैं, इसमें ये कह रहा है ए बी इक्वल टू डी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ए बी इक्वल टू डी सी, ये 8 सेंटीमीटर है और ये भी 8 सेंटीमीटर है। ए डी 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, बी सी 4.4 है, ये 4.4 सेंटीमीटर। तो क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है? अब आप इसकी प्रॉपर्टी सोचो कि ऑपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, ये इसके इक्वल है ठीक है, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं है, ये 4 है, ये 4.4 है, क्योंकि 4 इज नॉट इक्वल टू 4.4, तो हम कहेंगे ये पैरेललोग्राम पॉसिबल नहीं है। चलो इसी में देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। इसमें ये कह रहा है एंगल ए 70 डिग्री, एंगल सी 65 डिग्री, तो ये क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है? अब इसमें अपनी सेकंड प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है, कौन सी? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं है, तो अगर ये ऑपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं है तो ये पैरेललोग्राम पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। चलो मैं थर्ड क्वेश्चन पूरा हो गया, फोर्थ वाला देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में पूछ रहा है ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। तो याद होगा आपको, मैंने आपको काइट पढ़ाया था। काइट क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें टू डिस्टिंक्ट कॉन्सेक्यूटिव पेयर ऑफ इक्वल लेंथ होते हैं, ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है, और इनमें ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये इसके इक्वल, ये तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ठीक है। और क्वाड्रिलेटरल भी है, लेकिन पैरेललोग्राम नहीं है, इसके साइड्स पैरेलल नहीं, ये इसके पैरेलल नहीं है, ये इसके पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम तो नहीं है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल है विद टू ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। अगला क्वेश्चन है द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो अपन को पता है किसी भी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो लेट्स से मैंने एक एडजेसेंट एंगल माना y और एक एंगल मान लिया y, ठीक है। तो ये कह रहा है कि द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2, 3:2 है। तो अपन क्या ये कह रहा है कि x by y आपको ये गिवन है 3/2, ठीक है, ऐसा कह रहा है वो। तो यहाँ से अपन y को उधर ले जाते हैं, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 डिवाइड में है तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आया 2x इक्वल टू 3y, 2x इक्वल टू 3y। एक और कंडीशन अपन को पता है कि एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो अपना x प्लस वाई कितना आया 180 डिग्री। और अपने पास एक ही कंडीशन है, x की वैल्यू मैं रख देता हूँ 3y/2 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको सॉल्व कीजिए, एलसीएम ले लिया 2 3y प्लस 2y इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से कितना आया 3 प्लस 2 5y इक्वल टू 180 इंटू 2। तो इसको यहाँ से सोल्व कीजिए, 5 इंटू कितना आएगा ये 30, 5 3 15, 36 इंटू 2 इक्वल टू 72। ये आ गया अपना y आ गया अपना 72। अब y को इसमें रख दो आप, y कितना है 72, x निकाल लो यहाँ से, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 36, x की वैल्यू कितनी आ गई 36 इंटू 3 108। हो गया सॉल्व, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहे तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए, कमेंट्स में डाल दीजिए कि मेरे को ये सवाल समझ में नहीं आया है, वो सवाल मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, कमेंट्स में एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर से नहीं समझ में आएगा तो हम एक और वीडियो बना देंगे। अगला क्वेश्चन है, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये कह रहा है एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। तो कोई भी पैरेललोग्राम होगा ना, उसके एडजेसेंट एंगल्स का ये कह रहा है, इसको मान लिया x, इसको मान लिया, ये कह रहा है कि एडजेसेंट एंगल्स इक्वल है, x इक्वल टू y है। लेकिन हमें तो ये पता है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है कि x प्लस वाई 180 डिग्री होना चाहिए क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स है। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है x और y, सॉल्व कर लो। x की जगह मैंने y रख दिया तो यहाँ पे क्या आ गया, y प्लस वाई 2y इक्वल टू 180 डिग्री, क्या आया y 90 डिग्री, और ये अपना x है। ठीक है, तो x और y क्या आ गया, 90 आ गया, तो x 90 y 90, तो ये भी 90 हो जाएगा ऑपोजिट एंगल, और ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा। तो ये अपना एक स्क्वायर बन गया, रेक्टेंगल भी हो सकता है। ठीक है, तो मेजर निकल गया। अगला क्वेश्चन है, द एडजेसेंट फिगर O इज ए पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल मेजर x y and z, स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम। ठीक है, ये गिवन है 40 डिग्री, ये z, ये 70, ये x, ये y। ठीक है, ये ट्रायंगल आपको पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ये सब एंगल्स दिए हुए हैं, आपको x y z फाइंड करना है। तो देखो मेरे को यहाँ पे ये 70 दिख रहा है, तो मेरे को पता है कि ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 180 माइनस 70, क्योंकि ये पूरा एंगल 180 डिग्री का है। ये पूरा एंगल कितना है, 180 डिग्री, और उसमें से ये तो हो गया 70 डिग्री, बाकी बचा हुआ कितना होगा, 180 माइनस 70 होगा, ये आ गया 110, ये आ गया x और 10। अब पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, तो ये भी कितना हो गया, x हो गया 110 डिग्री। ठीक है, और देखो ये z है, तो ये एंगल भी z होगा, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये पैरेलल लाइन है, ये एंगल इक्वल होगा, पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे ना, ये z है तो ये भी z होगा, और y 40 होगा, क्यों, क्योंकि आप देख लो यहाँ पे ये z बन रहा है ऐसा, ये ऐसे, ये z बन रहा है ना, ऐसा, तो ये पैरेलल लाइन और उनके बीच है इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी इक्वल होगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 40। ठीक है, अब हमको z की वैल्यू निकालनी है, तो z की वैल्यू निकालने के लिए मैं आपको दो तरीके बताता हूँ। पहला तरीका तो ये है कि ये जो ट्राइंगल है, ये वाला, ये जो ट्राइंगल है ना, आपको पता है ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, तो मैं लिख सकता हूँ z प्लस 110 प्लस 40 इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपके पास z की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी, z इक्वल टू 30 डिग्री आएगा। कैलकुलेट करके देख लेना, गलत हो सकता है, ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हो आपसे। ठीक है, एक तो ये तरीका होगा, एक और तरीका बताता हूँ। ये एक पैरेलल लाइन है और ये जा रहा है, यहाँ पे भी मेरे को एक z दिख रहा है, ये जो z है ना, देखो एक ये z दिखा है मेरे को, ये दिया हुआ है 70 डिग्री, और यहाँ से कोई लाइन निकल रही है, ये z है, ये y है, लेकिन मैं पता है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, तो ये एंगल अगर 70 डिग्री है तो ये पूरा एंगल 70 डिग्री होगा। इसका मतलब z प्लस y कितना है, 70 डिग्री। ठीक है, y की वैल्यू आपको पता है 40 रख दो यहाँ पे, z कैलकुलेट कर लो, z कितना आएगा, 30 आएगा। ऐसे भी कर सकते हो आप, दोनों तरीके जो आपको आसान लगे आप वो फॉलो कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग फिगर गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम, फाइंड एक्स वाई। अच्छा, दो फिगर दे रखे हैं, उसमें आपको एक्स वाई निकालना है। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। पैरेललोग्राम की पहली प्रॉपर्टी यूज होगी, कौन सी प्रॉपर्टी, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन ए पैरेललोग्राम। ठीक है, देखो दो मैं पैरेललोग्राम में आता हूँ, इसमें ये 26 है, ये 3y -1 है,
ये 3x है, ये 18 है, और एक और पैरेललोग्राम यहाँ पे ये x प्लस वाई है, ये 16 है, ये 20 है, नीचे वाली ये लाइन, ठीक है, ये y प्लस 7 है। चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो अपन को पता है ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ 3y माइनस 1 इक्वल टू 26। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, 1 को उधर लेके जाओ, 26 का कितना हो जाएगा 127, 3 को उधर ले जाओ, फिर पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले जाते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड वाले जाते हैं, ठीक है। 3 को उधर ले जाओ, अब 3 क्या आएगा नीचे आएगा, तो इसको डिवाइड कर लो। नहीं, सिंपल कैलकुलेशन है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा y इक्वल टू 9। यहाँ से एक और इक्वेशन बन सकती है, ये साइड किसके इक्वल होगी क्योंकि पैरेललोग्राम है, तो 3x इक्वल टू 18, x कितना आ गया 6। हो गया सॉल्व, आसान था। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो पैरेललोग्राम है ये भी, तो पैरेललोग्राम की फोर्थ प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो मैं लिखता हूँ 16 इक्वल टू x प्लस वाई, 16 इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड 20 इक्वल टू y प्लस 7, ठीक है। देखो इसमें दो वेरिएबल है लेकिन एक इक्वेशन है, तो इसको आप सोल्व नहीं कर पाओगे, तो पहले आप इसको सोल्व कर लो। y की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 13, अब ये y की वैल्यू आप यहाँ रख दो 13, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3, ठीक है। तो आप इन दोनों को सोल्व करोगे x प्लस वाई का आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। चलो आगे बढ़ते हैं, 9th क्वेश्चन देखते हैं। आ रही है इसके, और ये हो गया क्लू CLUE, ठीक है। आपसे ये एंगल पूछा है x और गिवन है ये 120 डिग्री, ये गिवन है 70 डिग्री। देखो अब इस डायग्राम में आपको दो पैरेललोग्राम दिख रहे हैं, एक तो ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, और एक ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। अलग अलग कलर से बनाया है थोड़ा डिस्टिंग्विश करने के लिए, ठीक है। देखो ये अगर 120 डिग्री है तो मैं कह सकता हूं ये पैरेललोग्राम देख के, ये वाला पैरेललोग्राम देख के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, तो ये भी 120 डिग्री होगा और ये 120 होगा तो ये 60 होगा। क्यों? क्योंकि 180 डिग्री होता है, लीनियर पेयर है। इसी तरीके से ये 70 डिग्री है अगर, तो ये एंगल कितना होगा 70। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल लाइन है और ये इसकी पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल है, तो कोई भी पैरेलल लाइन में अगर एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करोगे तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, तो 70 इसके इक्वल हो गया, ये 60 हो गया, तो ये कितना होगा, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, वो वाली इक्वेशन यूज करके। चलो इसको मैंने मान लिया, चलो ये कितना होगा, ये तो x होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है तो x ही होगा, ठीक है। तो x प्लस 60 प्लस 70 कितना आ गया 180। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये x कैसे हुआ, ये x है तो ये भी x होगा क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ये 60 कैसे हुआ, क्योंकि ये 120, ये 120 कैसे हुआ, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, और ये 70 कैसे हुआ, क्योंकि ये वर्टिकली, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, सॉरी। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो, देखो ये 70 तो ये कितना होगा, एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो ये कितना होगा 110 डिग्री, और ये फिर लीनियर पेयर बन गया। तो अब इसकी मदद से अगर इसको निकालोगे तो भी ये 70 आएगा, क्योंकि 180 माइनस 110 कर लो, 70 आ रहा है ये, ठीक है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ए ट्रेपेजियम व्हिच ऑफ द टू साइड्स आर पैरेलल गिवन फिगर 3.26। तो फिगर 3.26 में एक ऐसा ट्रेपेजियम दिया हुआ है आपको, उसमें कहा है कि ये एंगल है 80, ये एंगल है 100। तो अपन को बताना है कि ये ट्रेपेजियम कैसे हुआ है। तो ट्रेपेजियम की क्या प्रॉपर्टी थी, ट्रेपेजियम क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है विद वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। तो देखो यहाँ पे ये 100 है, ये 80 डिग्री है, 100 प्लस 80 कितना हो गया, ये तो 180 हो गया। इसका मतलब ये तभी होगा जब दो लाइन पैरेलल होगी, क्योंकि अपन को पता है दो पैरेलल लाइन के बीच में जब एक ट्रांसवर्सल जाती है और उसके इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो पैरेलल लाइन के बीच में अगर एक ट्रांसवर्सल खींचे अपन तो उनके इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है।
या फिर ऐसा कहूँ, अगर इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो जो दो लाइनें खींच रही है, ट्रांसवर्सल को काट रही है, वो लाइनें पैरेलल है, ऐसा भी कह सकते हैं। पैरेलल है तो 180 डिग्री होगा, और अगर 180 डिग्री है तो हम उसको लाइनों को पैरेलल कहेंगे। ठीक है, दोनों तरफ से ये ट्रू है। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड एंगल सी इन फिगर 3.27 इफ AB इज पैरेलल टू BC। देखो A B C ये D, ये दिया है 120। ठीक है, ये पूछ रहा है एंगल C, ये एंगल निकालना है। अब इसमें गिवन है AB इज पैरेलल टू BC, ये लाइन पैरेलल है। अब पैरेलल है तो मैं क्या कहूँगा, ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री होना चाहिए। मतलब ये 120, इसको मान लिया x, तो x प्लस 120 कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। इसको सोल्व कर लो, x आ जाएगा 60। आसान है। तो पैरेलल लाइन है तो सम 180 डिग्री होगा, और अगर सम 180 डिग्री दिया हुआ है तो मतलब लाइन है पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल लाइन से हम ये कंक्लूड करते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स का सम या फिर इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। अगर पैरेलल नहीं है, आपको एंगल का सम दिया हुआ है, वो दिया हुआ है कि वो 180 डिग्री है, तो हम उससे ये कंक्लूड करेंगे कि भाई लाइनें पैरेलल है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P and S if SP पैरेलल टू RQ। ये एंगल दिया हुआ है 130 डिग्री, F P Q ये R। ठीक है, इसमें पैरेलल क्या है, SP और RQ पैरेलल है, ये और ये लाइन पैरेलल है। अब देखो दो लाइनें पैरेलल है तो हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि उनके इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा। मतलब अगर ये पैरेलल मानूं और इसको मैं ट्रांसवर्सल मानूं तो ये 90 प्लस ये कितना होगा, इसको 90 होना पड़ेगा, तभी तो इनका सम 180 डिग्री होगा। इसी तरीके से ये 130 है और इसको अगर मैं x मान लूं तो मैं ये कह सकता हूँ x प्लस 130 इक्वल टू 180 डिग्री है, क्योंकि कोई भी पैरेलल लाइन में अगर ट्रांसवर्सल लोगे तो उनके इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ये प्लस ये 180 होगा, या फिर ये और ये कह दूं इनका सम 180 डिग्री होगा। तो ये है ना, ये 130 और ये कितना होगा x, तो अपन कह सकते हैं x प्लस 130 180 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। ठीक है, इसने क्या निकाला, मेजर ऑफ p का निकालना था, p का आ गया 50। ठीक है, तो ये 11th क्वेश्चन भी हो गया है। इसके आगे हम पढ़ेंगे सम स्पेशल पैरेललोग्राम। ठीक है।